बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यूनिट 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसके, सही है ना। तो लाजमी इसकी सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 1। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट एक हॉट रेजर वायर है, सही है ना। उसकी जो हीट मिल रही है वहां से दैट इज 2000 जूल, जिसको हमने Q1 का जो हम हीट दे रहे हैं, सही है। हॉट रेजर वायर से हीट ली जाएगी और टेम्परेचर जो है हॉट रेजर वायर का दैट इज 500 केल्विन। यहां तक की बात क्लियर। तो डेटा में हमने लिख दिया Q1 और हमने लिख दिया T1। Q1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रेजर वायर, और Q1 क्या है, हीट ऑफ द हॉट रेजर वायर। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे आती है कोल्ड रेजर वायर। अब कोल्ड रेजर वायर की हमारे को पता ही नहीं है हीट कितनी है, सही है ना, लेकिन उसका टेम्परेचर हमें बता दिया कि जो कोल्ड रेजर वायर है उसका टेम्परेचर है दैट इज 350 केल्विन। तो हमने T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रेजर वायर। तो कोल्ड रेजर वायर का टेम्परेचर हमें गिवन था और वो हमने लिख दिया 350 केल्विन। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर पहली चीज उसने बोला Q2 निकालो भाई, कि मतलब ये कोल्ड बॉडी जो कोल्ड रेजरवायर है उसकी हीट कितनी होगी, उसको हीट कितनी मिली होगी, मतलब उसका हीट कितनी होगी वो हमें बतानी है। दूसरी चीज जो हमने हीट सिस्टम को दी, हॉट रेजरवायर से जो हीट उसने ली उसने उससे कितना वर्क किया, तो वो वर्क हमें बताना है। और तीसरी चीज एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, क्लियर है। तो ये तीनों बातें हमें इस न्यूमेरिकल में बतानी है। तो बेहद आसान न्यूमेरिकल है। आए जरा शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले में लिखवा देता हूं। पहली चीज एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं दैट वाज वर्क। वर्क क्या होता है, आउटपुट। वर्क क्या होता है, आउटपुट। और इनपुट हम क्या देते हैं, इनपुट हम देते हैं हीट, जिसको हम कहते हैं Q1। और अगर परसेंटेज में जाइए तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो आपको एफिशिएंसी मिलती है परसेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है, इसको ही सॉल्व करते हैं तो आता है वो, और वो क्या होता है, दैट इज ज्यादा वाली। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां देखिएगा, यहां से देखिए, वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हीट दी Q1, आपने हीट दी क्या Q1, सही है। उसमें से क्या हुआ, उस Q1 हीट में से, उस Q1 हीट में से कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई और उसमें से कुछ क्या हुई, उसमें से कुछ क्या हुई, कोल्ड रेजर वायर में चली गई, दैट इज Q2। तो इसका मतलब वर्क Q1 किसके बराबर होगा, दैट विल बी वर्क प्लस का Q2। और यहां से अगर आप वर्क निकालेंगे तो बराबर आएगा किसके, ये प्लस का Q2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का Q2। तो यहां से वर्क निकल के आएगा Q1 माइनस का Q2। तो यही यहां पर होता है कि यहां पर वर्क बराबर हो जाता है Q1 माइनस का Q2 एंड डिवाइडेड बाय Q1। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी तो मैंने पूरी डेरिवेशन ही कर दी, समझ ले। तो यहां से आप एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो आंसर बनेगा 1 माइनस का Q2 डिवाइड बाय Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड दैट इज व्हाट 1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। अच्छा यहां पे ये जो मैंने आपके सामने 1 2 3, इसको तो छोड़ दें, इसको तो छोड़ दें, ये इस्तेमाल नहीं होगा, सही है ना। ये तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दी, ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमारे लिए एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला है। तो दोनों तीनों एफिशिएंसी के, ये इन टर्म्स ऑफ हीट है, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। ये वाला फॉर्मूला कभी कभी इस्तेमाल होता है जब हमारा वर्क होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये 2 फॉर्मूले तो आप रट लें, इससे तो किसी भी हाल में आपको नहीं भूलना। 1 माइनस का Q2 डिवाइड बाय Q1, अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है तो आप Q2 डिवाइड बाय Q1 की जगह T2 डिवाइड बाय T1 रख सकते हैं। और यहीं से हमें पता चला कि Q2 डिवाइड बाय Q1 बराबर होगा किसके, T2 डिवाइड बाय T1 के। तो ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर ले, बाकी और कोई नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे, समझ में आई। कुछ आ गए तो आ गए, वरना यही आप लोगों के मेन न्यूमेरिकल जो है ना वो इसी के अराउंड घूमेंगे, क्लियर। आई होप कि इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या मांगा उसने, Q2 मांगा, Q2 मांगा।
मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले ये देखें, क्योंकि Q2 निकालने के लिए, Q2 निकालने के लिए आपको पहली चीज तो वर्क पता होना चाहिए। Q2 निकालना है, Q1 तो पता है, वर्क पता चल गया, Q2 निकल जाएगा। सही है, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, ये भी याद रखिएगा। वैसे ये तो डायग्राम से पता चल जाएगा। देखिए भाई, अब देखिए इसका मतलब Q2 निकालना है तो वर्क चाहिए, या तो फिर अगर आप Q2 निकालना चाहते हैं, या तो फिर आप Q2 निकालना चाहते हैं तो आपको एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और ये दोनों ही चीजें हमें नहीं पता, तो इसका मतलब Q2 नहीं निकाल सकता। इसका मतलब पहले हम Q2 नहीं निकाल सकते। ये बात कंफर्म हो गई? बिल्कुल हो गई। आए जरा आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम पहले क्या निकाल सकते हैं? क्या आप पहले हम वर्क निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वर्क निकालना है तो Q2 चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये भी कैलकुलेट पहले निकाल सकते हैं। आए जरा, बचा कौन? अब बचा एफिशिएंसी भाईजान, एफिशिएंसी बचा। तो आए जरा देखते हैं क्या एफिशिएंसी कैलकुलेट हो सकती है। तो हमने देखा भाई, हमें हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर भी पता है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर भी पता है, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, T1 माइनस का T2 डिवाइड बाय T1, तो हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इसका मतलब पूरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। पहले हम क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। किसके जरिए? टेम्परेचर की टर्म से यूज करके। चले भाई, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? एफिशिएंसी के जरिए ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे। और जब वर्क आ जाएगा तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करके Q2 निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करें, पहले अपने दिमाग में सारे फॉर्मूले जो है एक साइड, पहले आप क्या करें, एक साइड पे फॉर्मूले लिख लिया करें, और उसके बाद दिमाग चलाया करें फौरन। उसके बाद काम शुरू कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। अब समझ में आ रहा है कोई कहानी? तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चले भाई, तो अब यहां पर, वैसे तो मैंने इसको बड़ी गंदगी से लिख दिया, आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। चले भाई, तो कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम सी पार्ट जो है ना, सी पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में हमारे को क्या कैलकुलेट करना था? सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी थी एफिशिएंसी। चले आ जरा कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अभी मैंने बताया आपको, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज व्हाट, 1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप इट इज क्लियर। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? परसेंट में चाहिए, तो नहीं चाहिए परसेंट में, हटा दे उसको। चले भाई, तो यहां से एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? 1 माइनस का T2 कितना है भाई? T2 हमारे पास है 350 केल्विन में रखिएगा, और T1 हमारे पास क्या है? दैट इज T1 हमारे पास है 500 केल्विन, केल्विन में रखिएगा लाजमी। अब बस कैलकुलेटर का यूज करना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। सही है ना? इसे मैं अभी कैलकुलेटर से करता हूं, फिलहाल के लिए अभी रोक दें इसको, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। चले, एफिशिएंसी तो आ गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट सॉल्व करते हैं, वर्क निकालते हैं। अब किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? W के लिए काम कर रहे हैं। तो W कैसे निकालेंगे? W कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया था कि जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो बराबर होगी किसके? वर्क जो हमने उसे आउटपुट के तौर पे लिया और हमने हीट इनपुट के तौर पे दी Q1, और परसेंट में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखिएगा, एफिशिएंसी परसेंटेज वाली पुट कर रहे हैं आप, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगा होना चाहिए। चले भाई, तो यहां से जरा इसको वर्क के लिए अरेंज करेंगे, तो वर्क के लिए अरेंज करेंगे तो बनेगा क्या? Q1 यहां डिवाइड हो रहा है, एफिशिएंसी से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 है, यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो जरा एफिशिएंसी कितनी आई मैं निकाल लेता हूं, सही है ना? Q1 की वैल्यू तो पुट कर दे। Q1 कितना आया भाई? Q1 हमारे पास कितना है? दैट इज 2000 जूल। तो ये आ गया हमारे पास 2000 जूल एंड डिवाइडेड बाय 100। तो मैं हाथ क्या इसे भी कैलकुलेट कर लूंगा, तो इसे देख लिए मैं। चले भाई, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ये एफिशिएंसी आई 30%, और यहाँ पे वर्क आया 600 जूल का। यहां तक क्लियर? बस फॉर्मूले में डाल कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपसे भी हो जाएगा ये। तो अब हमारी बारी आती है Q2 की। मैंने आपको बताया Q2 को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम जानते हैं वर्क बराबर होगा किसके? Q1 माइनस के Q2 के। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चले भाई, अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है Q2। तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहां से जरा Q2 निकालें। Q1 कितना था? दैट वाज 2000 जूल। तो ये आ गया 2000 जूल, और माइनस का W कितना हुआ? 600। तो 2000 में से जरा 600 को निकाल दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 14
100 जूल। आई होप कि ये भी आपको एकदम बेहतरीन और प्यारे तरीके से क्लियर होगा। तो यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है कि भाईजान 1 किलोग्राम की हमारे पास आइस है और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और अब वो क्या कर रहे हैं, उसे वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब बताना ये है कि उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। उसमें यहां पे एक बड़ी बेहतरीन बात आती है, पता है क्या, यहां पे इस दौरान फेज चेंज हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज से क्या मुराद है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड एक फेज से दूसरे फेज में जाया जा रहा है। और जब भी एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे और उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसे कहते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग Q इक्वल टू एम एच। सही है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पे इस दौरान जो हीट होती है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, ये वाली जो हीट होती है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में याद रखिएगा, बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं, कब आएगी, जब फेज चेंज होगा। क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको नजर आए कि कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करने के बाद या रिलीज होने के बाद फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब उस दौरान जो हीट है उसे आप कहेंगे लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट भी दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब आएगी, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो हम यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब आएगा, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो हम यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप कि यह आपको एकदम क्लियर होगा। लेकिन अगर फेज चेंज ना हो सर, फेज चेंज ना हो, और उस वक्त फिर हम हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस वक्त हीट कैलकुलेट की जाती है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये तो आपको याद होगा। और इस हीट को नाम दिया जाता है सेंसिबल हीट का, सेंसिबल हीट का, जिसमें फेज चेंज नहीं होता, जिसमें फेज चेंज नहीं होता उस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। और जिस हीट में फेज चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। अब कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चले भाई आ जाए जरा। तो इसने क्या बोला, 1 किलोग्राम। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, लेटेंट हीट में होता क्या है, जो हमारे 1 किलोग्राम की जो आइस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसे हीट मुसलसल मिल रही होगी, क्योंकि आपको पता है बाहर का टेम्परेचर होगा 25 और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता ना हीट कहां से कहां फ्लो करती है, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बना भी देता हूं डायग्राम। ये हमारी आइस है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारी सराउंडिंग है जिसका सपोज कर ले 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ कम है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसको मुसलसल हीट मिलेगी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगी, इसको हीट मिलती रहेगी, तो इसका टेम्परेचर तो डाउन होना चाहिए, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो हीट मिल रही है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है इसे मेल्ट करने में, तो जिस वजह से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिस वजह से टेम्परेचर उसने एक ही दिया, दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। बहुत मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं आज का, ताकि इस न्यूमेरिकल को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे सॉल्व करने का क्या है, हम तो सॉल्व कर लेते हैं, बस फॉर्मूला याद के लगाया हो गया, लेकिन मेन चीजें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, वरना बेकार है इतना पढ़ना हमारे लिए कि हमें कुछ पता ही नहीं, बस हम जो लिखा हुआ याद कर लिया बस हो गया, तो इसमें कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। क्लियर है। तो यहाँ पे जितनी हीट इसे मिलती जा रही है वो उसे मेल्ट करने में खर्च हो रही है भाई, तो जिस वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो इसी वजह से टेम्परेचर उसने कांस्टेंट दिया। अब सर हम क्या करें, हमें बताएं आप क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उसने क्या बोला है, चेंज इन एंट्रोपी निकालो। पहले ये तो बता दें चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है बेहद आसान, एंड दैट वाज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T।
देखिए क्यू के साथ डेल्टा लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्यू जो है ना एक पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन के साथ डेल्टा लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले भाई, तो यहां पे ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, क्या आपके पास टी है, और याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में रखना है। तो मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड कर दिया। देखिए भाई, या अब मसला क्या आ रहा, मसला आ रहा सर ये डेल्टा क्यू नहीं है हमारे पास, डेल्टा क्यू नहीं है, कैसे कैलकुलेट करें। मैंने बताया ना यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज हो रहा है तो हमें यहाँ पे हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चले भाई, कौन सा, फ्यूजन वाला, वेपोराइजेशन वाला, तो आप कहेंगे सर फ्यूजन वाला, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेल्टा क्यू को, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is calculated by तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, that will be delta Q is equal to what, HF। HF क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन, सही है ना। चले भाई यहाँ देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल में गिवन नहीं थी, तो आप लिख लीजिएगा नेट से लेटेंट, जब ये पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको गिवन होगी तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 336,000 जूल पर केजी। यूनिट देख लीजिएगा स्टूडेंट, यूनिट याद रखें, यूनिट क्या है, केजी, तो आपका मास भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो लाजमी केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सही है। और जो हमारे पास एनर्जी है वो जूल में। चले भाई आ जाए जरा, क्यू कैलकुलेट करें, डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे जो हमारा मास है वो कितना है, दैट इज 1 kg, और हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास जो है वो है 336,000। तो यहां से आंसर ये आ जाएगा 336,000, और आंसर क्या आएगा, दैट विल बी जूल। आई होप इट इज क्लियर, बेहतरीन तरीके से, प्यारे तरीके से। चल अब जल्दी से अब क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे, उससे क्या मांगा था हमसे, डेल्टा क्यू, तो भाई निकाल लेते हैं, सॉरी डेल्टा एस, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एस। हम जानते हैं डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा एस को कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एस बराबर होता है किसके, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी के भाई, सही है। तो डेल्टा क्यू कितना निकला, दैट इज 336,000 एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, दैट इज 273 केल्विन। तो जरा इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आंसर चेक कर लेते हैं जरा, तो यहां पर 336,000 डिवाइडेड बाय 273, तो आंसर आ रहा है 1230। तो ये आ रहा है हमारे पास 1230.7, मतलब 1230.7 आ रहा है। और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी यहाँ देखें, ऊपर क्या है जूल और नीचे क्या है टेम्परेचर, तो यूनिट क्या बनेगा, जूल पर केल्विन, सही है ना। यूनिट लाजमी लिखा करें। तो यहाँ जाके ये प्यारा सा क्वेश्चन, अब आप बोलेंगे सर बुक में शायद थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बुक में कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो बुक में आंसर आ रहा है 1220। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, हमने क्या कोई गड़बड़ कर दी, नहीं उसने गड़बड़ तो नहीं करी है, यहाँ पे शायद उन्होंने केल्विन जो टेम्परेचर है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली हुई है, सही है ना। तो 273.16 होती है आई थिंक, देख लीजिएगा, उसके हिसाब से शायद कैलकुलेट किया होगा उन्होंने, जब भी हमारे पास थोड़ा सा मसला आ रहा है। बाकी आंसर 100% करेक्ट है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। तो आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 4, बेहद आसान प्रॉब्लम है। मैं जरा इसको रीड कर लेता हूं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। तो बस यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन द स्टीम इज हीटेड टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो उस स्टीम को हीट किया गया 600 डिग्री सेल्सियस तक, उसको मैंने नाम दिया T1 का, और उसे केल्विन में कन्वर्ट करिएगा, लाजमी कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन में, सही है ना। डिग्री सेल्सियस में मत पुट करिएगा, आंसर कभी सही नहीं आएगा। क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस। तो उसे एग्जॉस्ट किया गया स्टूडेंट 90 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हमने टेम्परेचर T2 कहा हुआ है, और इसे भी लाजमी केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब वो चाह रहा है इतनी हीट उसे हीट किया, इतनी निकल गई, अब बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यही मांग रहा है वो, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन। वो किसी भी इंजन की बात कर रहा है जो इन दो टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा होगा। तो बताओ उनकी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी क्या होगी। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला हमारे पास है कहीं कार्नोट एफिशिएंसी का,
इससे जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है ना वो हाईएस्ट होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से जो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे इसे कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी, इससे ज्यादा नहीं होगी भाई। तो फॉर्मूला हमने यही यूज किया, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी का, ये आ गया T2 हमारे पास, ये आ गया T2 रखा, आंसर आ गया 58.14। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। आए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 4। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आए जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द बॉटम वाटर इन मैनचेस्टर लेक माइट बी 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया जा रहा है किसके दरमियान का, सरफेस के वाटर का और बॉटम के वाटर का, एंड दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। चले भाई बेहतरीन बात। आगे क्या लिख रहा है, बोल रहा है कि अज्यूम कर ले, मान ले कि जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो सरफेस के टेम्परेचर को मैंने T1 का नाम दिया एंड दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। सही ना? केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब यहां पर बस ये दिया हुआ, मांग क्या रहा है सुनते हैं उसकी बात। तो मांग ये रहा है कि हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी बताओ स्टीम इंजन की कुड हैव इफ इट ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर। देखिए भाई यहां पर बहुत आसान सा सवाल है, हमें हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो एफिशिएंसी निकलती है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब वो बोल रहा है दो टेम्परेचर के दरमियान, तो यहां पे आपको दो टेम्परेचर चाहिए T1 और T2। ये है ना टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमारे काम का नहीं है, इसको यूज करके हमें चाहिए T2। T1 मैंने किसको कहा, याद रखिएगा T1 हमेशा हाईयर टेम्परेचर होगा और T2 हमेशा लोअर। तो T1 मैंने हाईयर टेम्परेचर। अब बहुत ध्यान से डायग्राम को देखें, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो भाई देखिए यहां मैं डेटा में लिख दूं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। चले भाई, ये हमारे पास लैक है, सपोज करें ये इसकी सरफेस है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर को मैंने T1 का नाम दिया एंड दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा इस लैक का बॉटम है, सही है ना, बॉटम है। और यहां टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। अब हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसने एक बात हमें बताई कि T1 और ये T2 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा है डेल्टा टी का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाईयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब बताएं मुझे ये कि T1 ज्यादा होगा या T2। तो आप बोलेंगे सर सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता रहेगा। इसका मतलब T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा। तो ज्यादा वाले टेम्परेचर में से कम वाले को माइनस कर दे, तो T1 में से माइनस कर दे T2 को। चले भाई हमें क्या निकालना है, हमें तो T2 निकालना है। तो यहां माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। T1 कितना है, T1 तो 20 है और डिफरेंस कितना है 5 का, तो 20 में से 5 निकाल दे, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। बेहतरीन हो गई कहानी एकदम। चले भाई इसका मतलब T2 कितना हुआ, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जरा चेक करिएगा, ये हमारा T2 है और T2 कितना है, दैट इज 15। अच्छा यहाँ पे लिखला कैसे, मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो 20 में से माइनस कर दिया किसको, 20 में से माइनस कर दिया किसको, 5 को। तो यहाँ पे मैं आगे करवा रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी। तो यहाँ पे T2 क्या निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा हमारे पास, T2 निकल जाएगा दैट विल बी व्हाट, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। और इसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे तो ये लगभग बनेगा 288। सही है ना, 288 केल्विन। आई होप कि ये क्लियर है। और अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है एफिशिएंसी। हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। चले भाई बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस वैल्यूज को पुट करना है हमारे को। तो यहाँ पर देखें जरा, T2 कितना निकला 288, तो यहां मैंने रख दिया 288। क्लियर। T1 कितना था, दैट इज 293, ये रख दिया 293। सही है। अब बस कैलकुलेटर उठाएं और काम को शुरू करें। तो यहाँ पे कैलकुलेटर उठा लेते हैं फटाफट। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा चेक करिएगा, 288 रखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 1.706। ये आ रही है हमारे पास 1.706 और आंसर परसेंट में आएगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है अब प्रॉब्लम नंबर 5। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो मैं रीड कर लेता हूँ, बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ अ हीट इंजन वर्क्स एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले उसने रेट दिया, उसने यूनिट देखिएगा तो आपको नजर आएगा किलोवाट, और वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो सबसे पहले आपने लिख दिया पावर जो है वो दी हुई 500 किलो वाट। दूसरी चीज उसने आगे क्या लिखी थी? एफिशिएंसी, जिसका सिंबल होता है ईटा, तो उसने हमें 30% दी, इस परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 कर। आगे उसने हमसे मांगा क्या? लॉस ऑफ हीट। उसको याद रखिएगा, लॉस ऑफ हीट को हम कहते हैं Q2, और लेकिन उसने लॉस ऑफ हीट पर आवर मांगी है, इसका मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर, तो यहाँ पे 1 आवर का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आप बोलेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे टाइम भी गिवन है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सी चीज है। ये देखिए, आपको पता है ना, आप जो इंजन होता है उसको आप हीट देते हैं, आप क्या करते हैं? हीट देते हैं, Q1 हीट दी, Q1 हीट देते हैं तो उसमें से कुछ वर्क करती है और कुछ क्या होती है? कोल्ड में चली जाती है, मतलब Q2 मतलब जाया हो जाती है। क्या हो जाती है? जाया। तो Q1 आपने हीट दी, उस हीट में से कुछ वर्क कर देती है और बाकी सारी जाया हो जाती है। तो हमें सिर्फ वही हीट कैलकुलेट करनी है जो जाया हो जाती है, और जो जाया हो जाती है इस हीट को हम देते हैं नाम Q2 का। आई होप कि ये भी कोई मसले वाली बात नहीं होगी। यहां जाके डेटा कंप्लीट हो गया, तो बड़ा स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें, Q2 निकालना है, Q2 निकालने के लिए सबसे पहले Q1 का होना जरूरी है। आप अपने डेटा पे जरा गौर करें तो आप बोलेंगे सर हमें यहां पे एफिशिएंसी नजर आ रही है, एफिशिएंसी नजर आ रही है। और दूसरी चीज पावर से हम वर्क निकाल सकते हैं, तो वर्क भी आ जाएगा, एफिशिएंसी भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंसी वाला, जो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय Q1। आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 100 कहां गया? उसने अगर तो मैं एफिशिएंसी परसेंट में इस्तेमाल करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में इस्तेमाल करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगाते। चले भाई, तो सबसे पहले बात समझ में आई, हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क। क्या निकालेंगे भाईजान? वर्क। अब आप बोलेंगे सर वर्क कैसे निकालेंगे? तो पावर के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी? पावर बराबर होता है किसके? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां से वर्क किसके बराबर आ जाएगा? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर कितनी दी हुई है? पावर दी हुई है 500, और टाइम हमें दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करें, क्योंकि पावर किलोवाट में दी हुई है, हमें तो ऐसा यूनिट में काम करना है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो यहाँ पे किलो को हटा दें, किलो क्या है? एक प्रीफिक्स, तो याद रखिएगा जब भी आप प्रीफिक्स हटाएंगे तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो किलो का वैल्यू होती है 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा वाट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 500 एक्सपोनेंट 3। चलिए भाई, यहां तक की बात क्लियर। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना? 3600, तो 3600 से जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास वर्क निकल के आ जाएगा। सही है ना? कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है जरा। तो यहाँ पे चले भाई, यहाँ पे क्या आ गया? 500 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 1 पॉइंट, काफी ज्यादा बड़ी आ रही है, मैं लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू 1.8, तो स्टूडेंट वैल्यू निकल के आ रही है 1.8 एक्सपोनेंट 9, और इसका यूनिट क्या होगा? दैट विल बी जूल, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और हमने पावर को भी ऐसा यूनिट में रखा हुआ है, टाइम को भी, तो वर्क का भी ऐसा यूनिट आएगा, दैट विल बी जूल। आई होप कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब स्टूडेंट वर्क तो आ गया भाई, अब आप बोलेंगे सर वर्क आ गया, अब क्या करें? स्टूडेंट फॉर्मूला है ना, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे Q1, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर Q1। तो स्टूडेंट Q1 कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर बेहद आसान, हम जानते हैं एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होती है किसके? वर्क डिवाइडेड बाय Q1, वर्क डिवाइडेड बाय Q1। तो यहां से हम Q1 निकालेंगे, तो क्या बनेगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई और यहाँ की डिवाइड हो जाएगी, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वर्क कितना निकाला? वर्क निकाला 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल, और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी थी? 0.3, फ्रैक्शन में रखिएगा, तो यहाँ पे आ गए 0.3। जरा इसको डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि Q1 जरा कितना आ रहा है, जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट 9,
और यूनिट क्या होगा, दिस इज ऑल्सो जूल, क्योंकि ये हीट है, हीट का यूनिट भी क्या होता है, जूल। देखो स्टूडेंट वर्क भी आ गया, Q1 भी आ गया। अच्छा हमारा का मेन मकसद है Q2। अब सवाल है Q2 कैसे निकालें। आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आगे करवा देता हूँ, उसको जगह नहीं बन रही, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम रह गया। अब हमारा आखिरी काम है, और वो किसके लिए है, वो है Q2 के लिए, फॉर Q2। स्टूडेंट Q2 कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर वर्क जो है ना, वर्क वो बराबर होता है किसके, Q1 माइनस के Q2 के। तो यहां से Q2 निकालेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो Q2 जो है बराबर आ जाएगा किसके, Q1, ये प्लस का W इधर आके माइनस का W हो जाएगा। तो यहां से Q2 कितना आ जाएगा, Q1 कितना था पहले ये चेक करें, Q1 कितना था 6 एक्सपोनेंट 9, ये आ गया 6 एक्सपोनेंट 9, और इसमें से माइनस करें W को, तो W कितना था, दैट इज 1.8 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ पे 6 में से 1.8 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4.2 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ पे जाके स्टूडेंट हम लोगों ने Q2 को कैलकुलेट कर लिया बड़े प्यारे तरीके से। आई होप कि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। यहाँ जाके ये प्यारा सा न्यूमेरिकल, प्यारा सा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 6। ये भी बेहद आसान है, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 5 की है उसी तरह ही है सेम। तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क ऑफ 0.4166 वॉट्स। देखिए वॉट्स जो है पावर का यूनिट है, तो मैंने लिख दिया पावर ए इन 1 आवर। टाइम भी दिया हुआ 1 आवर, इसको हम सेकंड में कर लेंगे, 3600 सेकंड होता है। आगे लिखा हुआ है इन 1 आवर एंड रिजेक्ट्स 4500 जूल ऑफ हीट। उसने हीट को रिजेक्ट किया, मतलब लॉस ऑफ हीट है। लॉस ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, Q2 कहते हैं, एंड दैट इज 4500 जूल। और हमसे मांग क्या आ रहा है, बताओ एफिशिएंसी इंजन की कितनी होगी, जिसे हम कहते हैं ईटा, वो हमें निकालना है। तो भाई देखिए सबसे पहली चीज, पावर से आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क। और मैंने आपको बताया था पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से वर्क निकालना है, टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वर्क आ जाएगा। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो या तो आपके पास अच्छा यहां पे या दो चीजें चाहिए होती है, या तो वर्क हो और Q1, दोनों है तो एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वर्क तो है लेकिन Q1 नहीं है, वर्क तो है लेकिन Q1 नहीं है, तो इसका मतलब Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Q1 भी हो Q2 भी हो। तो Q1 नहीं है Q2 है, तो मतलब Q1 तो हर सूरत में निकालना ही है। तो यहाँ पे Q1 कैसे निकालें, तो हम जानते हैं स्टूडेंट, जो वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q1 माइनस का Q2। सही है ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, Q1, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो Q1 बराबर आ जाएगा किसके, वर्क माइनस का Q2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का Q2 हो जाएगा। तो यहां से Q1 कितना आ जाएगा, वर्क कितना है, दैट इज 1499.76 एंड प्लस का Q2 कितना है, दैट इज 4500 जूल। चले भाई दोनों को ऐड कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास Q1 आ जाएगा। तो 999.76 एक दफा देख लूं, चले भाई बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास का यूनिट क्या होगा, दैट विल बी जूल। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास Q1 भी आ गया, वर्क भी आ गया, क्या हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी, इतना आसान काम। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर इतना आसान काम। एफिशिएंसी हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एफिशिएंसी यहां से क्या आ जाएगी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क कितना है, दैट इज 1499.76 एंड डिवाइडेड बाय Q1 कितना है, 599.76 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस यहां से एफिशिएंसी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है। चलो ये हमारे पास एफिशिएंसी कैलकुलेट हुई है 24.99, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलमोस्ट 25 ही आ रही है। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये प्यारा सा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि इसके अंदर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। तो आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 7। ये भी बड़ा ही आसान
और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर 850 केल्विन एंड 300 केल्विन। यहां तक की बात सुनिएगा, याद रखिएगा T1 हमेशा हाइयर होगा और T2 हमेशा कम होगा। तो यहां पे T1 कौन है? T1 हमारे पास 850 केल्विन होगा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, और T2 हमारा हमेशा याद रखिएगा लो टेम्परेचर होता है। तो ये कहलाता है हाई टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर, ये कहता है लो टेम्परेचर रेजरवायर। सही है ना, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर, याद रखिएगा। चले भाई, आगे लिखा हुआ है द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। हर साइकिल के दौरान जो वर्क हुआ है दैट इज 1200 जूल, और हर एक साइकिल में जो टाइम लगा दैट इज 0.25 सेकंड का। चले भाई, पहला पार्ट क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी निकालो इंजन की, ईटा निकालो। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन। अच्छा, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना पावर का, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इस फॉर्मूले से जो आप पावर कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज पावर ही होती है। क्लियर है? तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एवरेज पावर पूछ रहा है, तो वो फॉर्मूला जो हम लगाते हैं उससे हम एवरेज पावर ही निकाल पाते हैं, तो एवरेज पावर ही निकलेगी। चले भाई, आगे क्या दिया हुआ है? हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हाई टेम्परेचर रेजरवायर से कितनी हीट ली गई, कितनी हीट ली गई? तो यहां से हम उसको कहते हैं Q1। जो हीट हम लेते हैं उसमें से फिर क्या होता है? वर्क होता है, और कुछ हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ जाती है। तो उसने सेकंड वाले बी वाले पार्ट में ये बोला हुआ हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज हीट टू द लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो कितनी हीट अब बताएं लो टेम्परेचर रेजरवायर को मिली होगी, और लो टेम्परेचर रेजरवायर को जो हीट मिली होगी उसको हम कहते हैं Q2। आई होप कि इस न्यूमेरिकल में ये जो डेटा बनाया, आई होप इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। चले भाई, सबसे पहला पार्ट है एफिशिएंसी। आपको पता है टेम्परेचर गिवन है T1 T2, इसका मतलब एफिशिएंसी निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस का T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 64.7%। में फ्रैक्शन में लिखेंगे कितनी होगी? 0.647, वो हम यूज करेंगे आगे। चले भाई, इतनी बात तो क्लियर है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, पी एवरेज निकालना है। पावर का फॉर्मूला याद है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क ये रहा 1200, टाइम है 0.25, डिवाइड किया, आंसर आ गया 4800 जूल। सेकंड पार्ट भी मजे से हंसते खेलते हो गया। अब आते थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? Q1। हमारे को एफिशिएंसी पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई। हमारे पास वर्क है, बिल्कुल है, तो Q1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी का, कौन सा वाला? हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है किसके? वर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो हीट कितनी दी थी? Q1। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगाइएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में रखनी पड़ेगी, और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगाएंगे तो एफिशिएंसी आपको फ्रैक्शन में रखनी होगी। तो मैं यहाँ एफिशिएंसी फ्रैक्शन में रखूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? Q1। तो यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितना है? 1200। तो यहाँ मैं अरेंज कर देता हूँ पहले, W डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? दैट इज 1200, और एफिशिएंसी फ्रैक्शन में पुट करेंगे तो कितनी होगी? पॉइंट को 2 दफा पीछे कर देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो 0.647। तो ये आ जाएगा 0.647। तो जरा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 1200 को कि हीट इनपुट कितनी करी होगी। तो यहां से कैलकुलेटर उठाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 1854, और यूनिट क्या होगा? दैट विल बी जूल। स्टूडेंट राउंड ऑफ करेंगे तो 1855 हो जाएगी। तो फिलहाल में जो आया आंसर वही लिख रहा हूं, आप राउंड ऑफ खुद कर लीजिएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगी 1855 जूल। अब सेकंड थर्ड डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था Q2 कि कितनी हीट जो हमारे लो टेम्परेचर रेजरवायर है उसको मिली होगी, है ना। सवाल है कैसे निकालें? बेहद आसान काम है स्टूडेंट। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है किसके? Q1 माइनस के Q2 के। चले भाई, अब यहाँ पे Q2 निकालना है तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का वर्क था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। बेहतरीन बात हो गई। यहां से जरा Q2 निकालेंगे तो Q1 कितना था? दैट इज 1854.7 को राउंड ऑफ करके मैंने क्या बोला था? 1855 हो जाएगा। वर्क कितना था? 1200 का, तो इसमें से क्या निकाल देंगे? 1200 निकाल देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? Q2 निकल के आ जाएगा।
सही है ना। तो लगभग 655 आएगा। मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, 1850 55 पॉइंट, हाँ 655 सही है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 655 जूल। और यहाँ जाके वो स्टूडेंट बताएं कितना प्यारा क्वेश्चन था कि मजे से हो गया, बिना किसी टेंशन के हमने इसको, बिना किसी टेंशन के हमने इस पूरे न्यूमेरिकल को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आई होप कि इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। तो आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ, जो आज की इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम है। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है आज की इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। ये भी बेहद आसान प्रॉब्लम है, इसको मैं जल्दी से रीड कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स 52 किलो जूल एज हीट। तो स्टूडेंट उसने एब्जॉर्ब किए तो उसको हम कहेंगे Q1। तो ये हमारे पास कहलाएगी Q1 एंड दैट इज 52 किलो जूल। हमेशा याद रखिएगा Q1 हीट जो होगी ज्यादा होगी और Q2 जो हीट होगी वो हमेशा कम होगी, ये बात याद रखिएगा। चले भाई, तो यहां से एग्जॉस्ट की है, तब रिलीज की है 36 किलो जूल। तो Q2 कहलाती है जो हीट रिलीज होती है, सिंक में चली जाती है, तो 36 किलो जूल है। आगे बढ़ते हैं। एज हीट इन ईच साइकिल, तो ये जो आपको Q1 और Q2 दिया जा रहा है एक साइकिल के लिए दिया जा रहा है, हर एक साइकिल के लिए। तो कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी को, ईटा को, और सेकंड हमसे बोल रहा है कि वर्क निकालो इन ईच साइकिल इन किलो जूल, किलो जूल के अंदर निकालना है। तो हमने बोला बेहद आसान काम है, हमारे पास Q1 भी है, हमारे पास Q2 भी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस का Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, लगा दिया और वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर में डाला, आंसर आ गया। बेहद आसान। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क बराबर होगा किसके? Q1 में से Q2 को माइनस कर दें, क्योंकि Q1 भी किलो जूल में, Q2 भी किलो जूल में, तो इसका वर्क जो आएगा वो भी किलो जूल में होगा, और हो गया सॉल्व। तो आई होप कि जितने न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में मैंने आपको कराए, आई होप कि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।